अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। भारत ने कल जारहियत की, जिसका पाकिस्तान ने आज भरपूर जवाब दे दिया है। अब ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या जवाब आएगा और किस नोयत का जवाब आएगा, और जब जवाब आएगा तो फिर उस जवाब का जवाब क्या होगा, भारत क्या करेगा। आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीनों सर्विसेज चीफ्स और कौमी सलामती के मुशीरों से मुलाकात की। ये 24 घंटे के दौरान दूसरी मुलाकात है। भारत अब क्या करेगा कुछ पता नहीं, मगर आज पाकिस्तान ने एक दफा फिर अमन का पैगाम दिया। सुबह पाकिस्तानी तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत में 6 मकामात को हदफ बनाया, और फिर जब भारतीय तैयारे पीछे आए और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी की तो पाकिस्तान ने उन्हें निशाना बनाया। 2 तैयारे मार गिराए, एक पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया। DGISPR ने गिरफ्तार भारतीय पायलट से मुताल्लिक ट्वीट में बताया कि उसका नाम अभी आनंद है और वो विंग कमांडर है। इससे फौज के इखलाकी उसूलों के मुताबिक सलूक किया जा रहा है, किया जाएगा। जबकि गिरफ्तार भारतीय पायलट की वीडियो भी सामने आई, जिसमें वो मुतमईन दिखाई दी। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. और वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया और आज पेश आने वाले वाक़यात की तफसीलात बताई। जब कल सुबह को जो एक्शन लिया गया, सुबह हमारी बात हुई आर्मी चीफ की, एयर चीफ की और मेरी, और हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया सुबह क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में वो, और जब तक वो हमें पता ना चलता तो ये भी बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल होना था पाकिस्तान से कि अगर हम एक्शन ले लेते और हिंदुस्तान की कैजुअल्टीज़ कर देते जब हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमने इंतज़ार की और आज हमने एक्शन लिया। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया, और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं। इसके अलावा DGISPR ने आज तफसीलात बताई वाक़े की और फिर अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन का पैगाम दिया। आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत को जो सूरत हाल है उसके हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा नून लीग से एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, साथ ही हाल ही में रिटायर होने वाले पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ सुहेल अमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब आया है। क्या आप समझते हैं कि अभी खतरा मौजूद है पाकिस्तान के, भारत की तरफ से कोई भी मुमकिन रिस्पॉन्स आ सकता है? पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है? देखिए, हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है, लेकिन हमारी कोशिश, हमारी काविश यही होनी चाहिए कि हम अमन को तरजीह दें, इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को उसको फोकियत दें। और आज वज़ीर आज़म का जो पैगाम था बड़ा वाज़े था, जिसमें एक दफ़ा फिर अमन की बात की गई है, मज़ाकरात की बात की है, मिल बैठ कर मामलात को डी एस्केलेट करने की और टेंशन्स को डिफ्यूज
डिफ्यूज करने की बात की गई है, तो ये एक बड़ा मुस्बत पैगाम था। इसके बाद मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि आज इन कैमरा ब्रीफिंग थी जिसमें पाकिस्तान की पार्लियामान की जितनी पार्टीज हैं, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की थी या हिज़्ब इक़्तिदार की थी, उनके रहनुमा और उनके सीनियर मेंबरान उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। उन्हें मैंने जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है उसके बारे में और ISPR के हमारे जनरल साहब ने और आर्मी चीफ ने एतमाद में लिया, सारी सूरत हाल से उनको आगाह किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सियासी क़यादत का अपनी जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कि उनका जो रोल था बहुत मुस्बत था। उन्होंने कल भी बहुत मुस्बत किरदार अदा किया, पाकिस्तान के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और आज भी जितनी लीडरशिप थी उन्होंने पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सालमियत के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। बहुत खुशाइंद बात है, बिल्कुल खुशाइंद बात है शाह साहब, मुत्तफिक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशाइंद बात है। और हमारे साथ इकबाल साहब मौजूद भी हैं। ज़ाहिर है जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी उसकी तफसीलात में जाए बगैर हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत किस हद तक मुतमईन है, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप आवाम को बाकायदा तौर पर बताते रहे हैं कि ख़तरा मौजूद है, नहीं है, हकीकत से आगाह करते रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की एयर स्पेस में फ़्लाइट ऑपरेशंस जुज़वी तौर पर बंद हैं। पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात की गई है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने आज भी, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत भड़के मारी हो वाक़े के बाद, जैसा कि भारत ने किया था एक अपने दावों के बाद, आज अमन का पैगाम दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी, DG ISPR ने भी। मगर क्या खतरा महसूस किया जा रहा है कि कोई भी भारत का मुमकिन रिस्पांस आ सकता है? देखिए शाहजेब, पहले दिन से हमने कोई भड़क नहीं मारी। हमारा जो रवैया था वो हमेशा हमने जितनी बात की है नपी तुली की है, मेजर थी और उसमें सुलह का पहलू था, उसमें अमन का पैगाम था, उसमें तावन की एक बिल्कुल उसमें अंदिया हमने दिया और हमने बिल्कुल कहा कि इस मशरकी सरहद में इस वक्त इस कैफियत में मुब्तला होना पाकिस्तान के मफाद में न था न है। हमारी तवज्जो मगरबी सरहद पर है, पीस और रिकन्सिलिएशन पर है और हम उस पर गामजन हैं। और आज भी आप जानते हैं कि दोहा में एक सिलसिला गुफ्तगू का जारी है। पाकिस्तान अपना एक मुस्बत किरदार अदा करता चला जाएगा। हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है, लेकिन जिम्मेदाराना हमारा बिहेवियर रहा है और अब भी हम चीज़ों को डीएस्केलेट करना चाहेंगे। अभी मेरी वजीर खारजा चीन से बात हुई है, ईरान के वजीर खारजा से बात हुई है, सऊदी अरब के वजीर खारजा से बात हुई है। दौरान ब्रीफिंग मैं उनके साथ भी बात कर रहा था और उन सब ने यकजहती और तावन का यकीन दिलाया है और इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हालात मामूल तरफ लौटे। ये बताइएगा शाह साहब के जब भारत ने एयर स्ट्राइक की और पुलवामा वाक़े के बाद जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, उन्होंने बहरहाल ये कहा कि जी पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के कैंप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो भारत थी उसकी कंडेमनेशन नहीं आई, जो भारत ने रेड लाइन क्रॉस की थी। अब जबकि पाकिस्तान ने ये किया है तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या रिस्पांस मिल रहा है? और पाकिस्तान अमन चाहता है, डीएस्केलेशन चाहता है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ से या उन ममालिक जिनके आप जिक्र कर रहे हैं कि उनसे आपकी बात हुई? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम का जो आज पैगाम आया है, आज जो पूरी दुनिया ने सुना है, इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया है, सब ने इसको सराहा है और उन्होंने समझा कि ये एक स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर था, एक बड़ा मुतब्बराना और एक बड़ा एक बुर्दबारी वाला उन्होंने पैगाम दिया। हम किसी की तकलीफ में खुश नहीं है, हम किसी जानी नुकसान के ना ख्वाह हैं, ना खुशी के शादियाने बचाना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं। और पाकिस्तान तैयार भी है अगर भारत की तरफ से किसी भी किस्म का जवाब आता है, जैसा कि आज ब्रीफिंग भी दी गई पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत जहां पर बात कर रही है अमन की। इसके अलावा भी क्योंकि मोदी इलेक्शन में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्शन में जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग की है उसकी जो उसको फिल करने के लिए उनकी तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड काम परसों हुआ, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तैयार हैं जहाँ अमन की बात कर रहे हैं।
जी हम बिल्कुल तैयार हैं। आपके इल्म में है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। हमने अपनी हिकमत अमली का तयन किया और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने उस पर अमल किया। आज नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास था, उस पर भी सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया और पाकिस्तान हर सूरत हाल के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ब्रीफिंग दी गई है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जो ऑफ द रिकॉर्ड मामलात थे वो अपनी जगह पर ब्रीफिंग है। हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात जो कि इस वक्त आप हैं, किस हद तक आप मुतमईन हैं पाकिस्तान की आज की कार्रवाई से? उसके बाद पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने जो अमन की बात की है भारत को, और उसके बाद जो आप लोगों को ब्रीफिंग दी गई है, किस हद तक इत्मीनान है पाकिस्तान के अवाम, किस हद तक मुतमईन रहे कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इत्मीनान हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की पार्लिमानी क़यादत आज ब्रीफिंग में मौजूद थी और इससे पहले पार्लियामेंट से ऑपोजिशन ये जेस्चर शो कर चुकी थी कि हम किसी भी सियासी इख्तलाफ को भुला के पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत के लिए एक हैं और इस पे हुकूमत की मौक़िफ़ पर गैर मशरूत ताउन देंगे ताकि वो पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद और यकजहती के इस पैगाम से मुल्क के दिफा का काम बगैर किसी खौफ के अदा कर सके। और आज की मीटिंग में भी एक बहुत अच्छी बात ये थी कि मुल्क की तमाम सियासी क़यादत मौजूद थी, अस्करी क़यादत मौजूद थी, आर्मी चीफ खुद तशरीफ लाए और उन्होंने एक जामे ब्रीफिंग दी और तमाम मुल्क की क़यादत ने एक आवाज़ के साथ कहा कि हम पाकिस्तान के ऑनर के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए एक पेज पर हैं। और इस बात पे भी एम्फसाइज किया गया कि पाकिस्तान ने एक बहुत मोहतात रवैये का हर मरहले पे मुजाहरा किया है, चूँकि हम समझते हैं कि इस खित्ते के अंदर जंग जो है वो किसी एक फरीक की तबाही नहीं होगी, वो इस पूरे खित्ते में तबाही का बहुत बड़ा पैगाम ला सकती है। लिहाजा हमें जहां अपने मुल्क के ऑनर की हिफाजत करनी है वहां पर हमने अमन को भी मौका देना है कि वो कायम हो सके। लिहाजा इस मौके पर एक इत्तफाक और इत्तेहाद का बहुत अच्छा पैगाम था। तमाम क़यादत मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि अच्छा होता अगर पार्लियामेंट के अंदर तमाम क़यादत के साथ वज़ीर आज़म भी तशरीफ लाते तो इस मीटिंग की कुव्वत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से श्री रहमान साहिबा भी मौजूद हैं। श्री रहमान साहिबा, जैसा कि बात हो रही है, जाहिर जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी वो अपनी जगह पर है, मगर एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात की अहम रहनुमा के तौर पर आप आज इस ब्रीफिंग में मौजूद थी। मुतमईन है, इत्मीनान है पाकिस्तान ने जो आज कार्रवाई करके जवाब दिया, इसके अलावा जो अमन की ऑफर की और भारत का अगर कोई भी मुमकिन जवाब हो सकता है उसके हिसाब से आप मुतमईन हैं? क्या कहेंगे पाकिस्तान के अवाम? जी शुक्रिया शाहजेब। बस अभी हम लोग पहुंचे हैं और मैं देख रही हूँ कि शाह महमूद भी, फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं आपके प्रोग्राम में, तो उम्मीद है कि कोई सहर हासिल बात भी हो गई होगी। काफ़ी देर बातचीत रही और काफ़ी एक्सटेंसिव बातचीत रही। इसमें सूरत हाल तो ये है कि अब जो टेंशन है उससे सारी पार्टीज ने, देखिए ये तो ओपन बात है ना, मैं कोई अंदर की बात नहीं करूंगी, अब ब्रीफिंग में क्या हुआ क्या नहीं कहा गया वो तो अखलाकी तौर पर शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन यकजहती की जो बात है वो कंसिस्टेंट है और गैर मशरूत है और सारी पार्टियों ने 3 दिन से मेरे ख्याल में वाज़े तौर पर इस किस्म का एक यकसुई से पैगाम दिया है। अब जो सेशन होने जा रहा है कल, उससे पहले अच्छा था कि ये क्लासिफाइड ब्रीफिंग हो गई और बहुत सी बातें शेयर हुई हैं जो आई थिंक उससे बातें भी साफ हुई हैं और कुछ शफाफियत आई है और फिर ये भी पता चलता है कि कितनी सूरत हाल किस लेवल पे है। हमने भी कहाँ तक फिर हम सोच के बात करते हैं, मुल्क के मफाद में बात करते हैं और उम्मीद है कि अमन की जो भी हम पेशरफ्त करेंगे, पाकिस्तान ने तो बार बार पेशकश की है, बेहतर होगा खित्ते के लिए कि इस तरह की बात फिर पूरे जो इन हिंदुस्तान में भी बात हुई है उनको खासी, आज मैं समझती हूँ उनको खासा शौक हुआ होगा, लेकिन जो थोड़ी सी हमें ऑफिशियल बात वहाँ से पता चली है हिंदुस्तान पे, जो ही सुषमा स्वराज ने कहा, मेरे ख्याल में अमन की पेशकश पाकिस्तान से उनको कबूल करने नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक जवाब दर जवाब किसी को, ठीक है आज पाकिस्तान ने काफ़ी सख्त जवाब दिया है,
और मौसर जवाब दिया, लेकिन ये फिर एक के बाद एक तो फिर एक स्पाइरल बन जाता है। बिल्कुल और जी, और ये राय आप कल भी देखेंगे, पार्लियामान में भी देखेंगे, कल भी मौजूद थी। कल ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का होगा। शरीर रहमान साहब, हसन इकबाल साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिविलियन क़यादत, अस्करी क़यादत, अपोजिशन जमातें सब प्लेटफॉर्म पर हैं कि पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया है, मगर यहाँ से जो अमन की बात पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत की तरफ से की जा रही है, अपोजिशन उसका भरपूर साथ दे रही है। दूसरी तरफ भारत में जो अपोजिशन जमात के रहनुमा हैं राहुल गांधी, वो नरेंद्र मोदी पर यह तनकीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्यों नहीं बुलाया है अभी तक पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन। पाकिस्तान में इन कैमरा ब्रीफिंग भी हो गई है, कल ज्वाइंट सेशन भी इस हवाले से होगा। वहाँ 21 जमातें अपोजिशन की एहतजाज कर रही हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास के बाद एक बार फिर भारत को पैगाम दिया है कि यह सोचना ज़रूरी है कि हमें इससे आगे कहाँ जाना है। ज़रूरी है कि हम अक्ल और हिकमत से काम लें। दुनिया में जहाँ भी जंगें हुई, वो शुरू करने वाले तो शुरू कर देते हैं, मगर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इन जंगों का खात्मा कैसे होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा सवाल है कि जो हथियार पाकिस्तान और भारत के पास हैं, क्या हम उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अक्ल और हिकमत इस्तेमाल करें। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से हम का पैगाम दिया गया था। फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी और कहा था कि वो शवाहिद दे, पाकिस्तान एक्शन लेगा। साथ ही उन्होंने खबरदार किया था कि अगर भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान जवाब देगा। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से जवाब देने के बाद अमन का पैगाम दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा आज DGISPR ने भी भारत को पैगाम दिया कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, हम अमन का रास्ता अपनाना चाहते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। यहाँ से आगे क्या रास्ता है? द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India, and the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. जंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शुरू करना आसान है, ख़त्म कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता। अगर आप कहते हैं कि हमें अपने लोगों को तालीम, सेहत, रोज़गार ये देने की ज़रूरत है, तो आइए मिल के बैठें, बातचीत करें। जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तो हमारी इस ऑफ़र को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफ़र को, इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड अमन की बात की जा रही है, अमन का पैगाम दिया जा रहा है। इससे पहले DGISPR ने वाक़े की तफसीलात भी बताई। आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे। दूसरा हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज करने के रिज़ल्ट में किसी इंसानी ज़िंदगी का नुकसान ना हो, ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का बल्कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ना हो। तो जब हमारी एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया। और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। हमने
खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया है। भारत ने भी तस्लीम कर लिया है कि उसका एक तैयारा निशाना बनाया गया है और उसका एक पायलट लापता है। मगर साथ ही भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने दावा किया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी तैयारे को भी निशाना बनाया। से दावा किया, फिर ब्रीफिंग खत्म कर दी। भारतीय मीडिया की तरफ से भी दावा किया गया उसने पाकिस्तान के F-16 तैयारे को निशाना बनाया है भारत ने। मगर DGISPR ने वाजे किया कि पाकिस्तान ने तो आज F-16 तैयारे इस्तेमाल ही नहीं किए। मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। और अहम बात यह है कि आज भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारतीय एयर चीफ के साथ मीडिया ब्रीफिंग की, मगर किसी भी सहाफ़ी के सवालात के जवाब नहीं दिए। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने भी प्रेस ब्रीफिंग की थी और उन्होंने भी किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं दिया था। हालांकि कल जब पाकिस्तानी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सवालात, बल्कि सख्त सवालात का सामना किया, जवाब भी दिया। अब ये अहम मामला है, पाकिस्तान ने जो आज कार्रवाई की उसके हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब मौजूद हैं, जो 2018 में रिटायर हुए हैं। हालिया रिटायरमेंट उनकी हुई है। जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्या इस वक्त कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या मामला हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुहेल अमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आपने देखा कि जो मामलात हुए, किस तरीके से आज पाकिस्तान ने कार्रवाई की, किस हद तक आप समझते हैं कि इत्मीनान बख्श है इस वक्त पाकिस्तान की तैयारी भारत के मुकाबले में। और ये कहा जा सकता है पिछले 2-3 दिन के वाक़यात के बाद कि जो पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक दोनों पाकिस्तान एयरफोर्स हैं इस वक्त। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ये है कि बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड जो है डिस्प्ले किया है अपनी एबिलिटीज को, बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव इन वन सिंगल स्ट्रोक। अल्लाह का बड़ा एहसान है। द एयरफोर्स इज ट्रेन्ड ऑन द बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स और हम ट्रेन करते हैं इसी तरह के जो इंडियन के एयरक्राफ्ट है उनको सिमुलेट करते हैं उनके अगेंस्ट। सो आई थिंक द बॉयज वर नॉट सरप्राइज्ड एंड दे डिड अ टेक्स्ट बुक ऑपरेशन और एक अच्छा मैसेज भेज दिया that we don't want war, we don't want to, but if it is imposed, these are the results that you will face. इरमान साहब, टेक्निकली भी आवाम के सामने ज़रा सूरत हाल रखिएगा कि वहाँ पर यह तनकीद भी हुई कि ऐसा तैयारा क्यों इस्तेमाल किया, मिग तैयारा, जिसको पाकिस्तान ने टारगेट भी कर लिया। पाकिस्तान के पास अब पायलट भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हिरासत में है। क्या एग्जैक्टली हुआ होगा, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किस तरीके से ये सारा का सारा वाक़या आपकी नज़र में हुआ होगा? ऑल आवर एयरक्राफ्ट आर इक्वली कैपेबल, सब जहाज बहुत अच्छे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इवन F-7 जो हैं वो बड़े अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है। सो आई थिंक ऑल एयरक्राफ्ट कैन डू वेल एज फार एज देयर एरोप्लेन्स आर कंसर्न। उनके जो जहाज हैं उन्होंने भी अपने जहाज़ों को अपग्रेड किया है, उन्होंने भी देखा है मिक्स को यूज कर रहे हैं, वो लोग भी रेगुलरली यूज कर रहे हैं। सो ये उनका कहना कि इनको बैटल फील्ड में नहीं लाना चाहिए था, ये मुनासिब नहीं है। इन्होंने तो अपने MiG-21 के ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लगाए हुए हैं जो कि बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। सो आई थिंक बोथ साइड वर पिच्ड अगेंस्ट ईच अदर और अल्लाह ने हमारे पायलट्स को बड़ा उन पे करम किया और द बॉयज आर वेरी गुड एंड दे जस्ट डिलीवर्ड व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू। सो इंडिया के जहाज इवन जो MiG-21 है दे आर ओल्ड एरोप्लेन्स बट दे आर वेल मॉडिफाइड। मतलब क्योंकि एक तैयारा पाकिस्तान की हदूद में आके गिरा और फिर पायलट भी पाकिस्तान की हिरासत में है, वरना भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता कि पाकिस्तान भारत की सरहद में आके बाकायदा तौर पर अग्रेशन पाकिस्तान ने किया। बट एक तैयारा भारतीय सरहद के अंदर गिरा, एक पाकिस्तान की सरहद में गिरा। ये एग्जैक्टली अगर आप बता सकें ऑपरेशनली क्या हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं वहाँ से। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मिसाइल या गन से जो भी लगता है दूसरे जहाज को, तो बाज़ जहाज बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, वो बिल्कुल पत्थर की तरह जमीन पे गिर जाते हैं। तो वो जहाज वो होगा जो यहाँ पे गिर गया। कुछ होते हैं तो डैमेज होते हैं और वो जाहिर है उसने कोशिश किया हो कि वो वापस जाना चाह रहा है और उस चीज में वो एफर्ट में उस तरफ कुछ मूव किया होगा और फिर वो अनकंट्रोल होकर गिर गया होगा। ये मेरा ख्याल है सिर्फ, लेकिन ये नहीं होता कि जहाज बिल्कुल एकदम गिर जाए। डिपेंड्स कि कितना बुरा डैमेज हुआ है जहाज को। बहुत शुक्रिया। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। भारतीय मीडिया में वो लोग जो कल तक खुशियां मना रहे थे, पाकिस्तान से जब अमन की बात हो रही थी तो सेलिब्रेट कर रहे थे इन तमाम चीज़ों को, अब उनकी तरफ से उनकी ज़बान बदली नजर आ रही है। वो क्या मामला आपके सामने रखेंगे, मगर साथ ही
क्या जंग का बाकायदा खतरा मौजूद है इस वक्त और सेंस प्रिवेल करना चाहिए भारत में? इस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे, आपके सामने हकीकत रखेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत में जंगी जुनून उरूज पर है, मगर अब सूरत हाल बदल रही है। सियासी मकासद और इंतखाबी नताइज के लिए सूरत हाल को कशीदा किया गया, जंग का माहौल बनाया गया, और जब माहौल जंग का बन गया तो एहसास हो रहा है कि जंग कितनी खतरनाक होती है। भारत में कल तक जो जंग की बातें कर रहे थे, आज उनकी सोच में तब्दीली ज़रूर आ रही है, मगर जो भारत का हॉकिश मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अभी तक अपनी बातों पर कायम है। मगर बड़े बड़े सहाफ़ियों के चंद ही घंटों में ख्यालात बदल गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त की। जब पाकिस्तान पर भारत ने जारहियत की तो उन्होंने इस कार्रवाई की हिमायत की। जब उन पर तनकीद हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सहाफ़ी हूँ जिसने जंग की फ्रंट लाइन से कवरेज की है। मैं अपने मुल्क के हवाले से जाली गैर जानिबदारी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा मुल्क दहाइयों से पाकिस्तान की पुष्टपनाही रखने वाले दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ रहा है। मैं भारतीय एयरफोर्स की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करती हूँ। ये जंगी जुनून नहीं है, ये इंसाफ है। ये थे बरका दत्त के कल तक के ख्यालात। मगर आज उन्होंने ट्वीट किया, जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की और भारतीय पायलट पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत आया तो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि विंग कमांडर अभी आनंद के वक़ार और सुकून से मैं मुतासिर हुई हूँ। ये एक याद दहानी है कि एक सिपाही को तनाज़े और जंग की कीमत अदा करना पड़ती है, ना कि उन लोगों को जो टीवी स्टूडियो में बैठकर जंग की बातें कर रहे होते हैं। सिपाही की महफूज वापसी के लिए दुआ करती हूँ। कल क्या कह रही थी और आज क्या कह रही हैं, सिर्फ बरका दत्त ही नहीं, एक और भारतीय सहाफ़ी राजीव सरदेसाई की सोच में भी बड़ी तब्दीली आई है। भारतीय फ़िज़ाइया की कार्रवाई के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कल कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके। ऐसा 1971 के बाद पहली दफ़ा हुआ है। दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाया गया और बगैर किसी खराज के वापस आ गए। ये गैर मामूली ऑपरेशन है। इन जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने जहादियों और उनके स्पॉन्सर्स को पैगाम दिया है। ये थे उनकी कल तक के ख्यालात। लेकिन आज राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि हम दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के F-16 तैयारे को निशाना बनाया है। 21वीं सदी में साल 2019 में जब दुनिया मुस्तकबिल की तरक्की के लिए अमन की ख्वाहिश रखती है, बड़े सगीर को तनाज़े में धकेला जा रहा है। इसी तरह एक और भारतीय सहाफ़ी ने भारतीय कार्रवाई के बाद लिखा था कि भारतीय एयरफोर्स और इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की हदूद में खुफिया ऑपरेशन किया, शहरियों को निशाना बनाए बगैर जैश ए मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया। ये हमारे जवानों की बहादुरी को वाज़े कर रहा है। और आज उन्होंने लिखा कि भारतीय पायलट की गिरफ्तारी और पाकिस्तान से सामने आने वाली वीडियोज़ हमें ये याद दहानी करा रही हैं कि जंग पर खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती। अमन को जीतना हमारे वक्त का चैलेंज है। फिर एक और ट्वीट में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर की तारीफ़ की। कल जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई और भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ने एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जिसकी ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिसको, तो भारतीय सहाफ़ियों का मौक़िफ़ कुछ और था। और आज जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की है तो मौक़िफ़ जंग मुखालिफ बन गया है। यहाँ सियासी क़यादत के ख़यालात भी अहम हैं। भारत की 21 अपोजिशन जमातों ने भारतीय पायलट की सलामती के हवाले से तशवीश का इजहार किया है और इन जमातों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि नरेंद्र मोदी वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और दूसरे रहनुमा भारतीय एयरफोर्स को खराज तहसीन कल तक पेश कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी पर मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुलाई और मामले पर सियासत की गई। एक तरफ भारतीय सियासतदान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनसे मुशावरत नहीं की जा रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान में आज पार्लिमानी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। हमने कुछ देर पहले जब बात की तो पार्लिमानी क़यादत मुतमईन नजर आई। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। बहरहाल कल जब भारत ने कार्रवाई की तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो लहजा था वो फातिहाना था, उसमें घुमंड नजर आया। मगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कार्रवाई के बाद अमन का पैगाम दिया और नरम लहजे में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की। अब आज की कार्रवाई के बाद सूरत हाल मोदी हुकूमत के हाथ में है। उसे फैसला करना है कि पहले भारत ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जवाब दिया, अब आगे क्या होना है। भारत अब क्या इससे बढ़कर जवाब देगा तो फिर पाकिस्तान इससे बढ़कर जवाब देगा, तो ये सूरत हाल जंग की तरफ चली जाएगी। मोदी की हुकूमत को अपनी आवाम को समझाना है और ख़ुद समझना है कि अगर जंग हुई तो क्या होगा। शायद वो इंतखाब तो जीत जाएंगे मगर ख़ित्ते में जंग की तरफ ख़ित्ते को धकेल कर चले जाएंगे। और अगर दोनों ममालिक में जंग हुई तो सिर्फ ये दो ममालिक ही नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर होगी। जंग के क्या नताइज निकलेंगे, जौहरी हथियार रखने वाले पाकिस्तान और भारत अगर आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा, ये देखिए। दुनिया की दो सबसे छोटी एटमी ताकतों भारत और पाकिस्तान के पास सिर्फ चंद 100 एटमी हथियार हैं जो कि हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के बराबर हैं।
लेकिन दोनों के दरमियान अगर जंग होती है तो इसके नतीजे में हम भी मर सकते हैं, चाहे इन बमों से हमें मारने का इरादा भी न किया गया हो। My colleagues Luke Oman and Alan Roebuck calculated the spread of smoke after a war. मेरे साथी ल्यूक ओमान और एलन रोबैक ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बाद फैलने वाले धुएं का अंदाज़ा लगाया है। पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले इस धुएं को दुनिया भर में फैलने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे और ये सतह ज़मीन से 20 से 50 मील के फासले पर ऊपर की तरफ रुक जाएगा। इतनी बुलंदी पर कभी बारिश नहीं होती, इसलिए वो धुआं वहाँ कई बरसों तक के लिए रुका रहेगा। ये किसान शायद यूरोप या अमेरिका में हो, लेकिन पाकिस्तान और भारत से मीलों दूर आसमान पर धुआं देख रहा होगा और नीचे फसलों पर जो रोशनी की कमी और सर्द दर्जा हरारत की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। We would lose 10 to 40% of the yields of corn, wheat and rice. ये अंदाज़ा लगाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के नतीजे में हम कई बरसों के लिए ख़राब मौसम की वजह से मकई, गंदम और चावल की 10 से 40% तक पैदावार खो देंगे। जब तक ज़राअत मज़ीद ग़िज़ा पैदा न कर ले, उस वक्त तक पूरी दुनिया के पास सिर्फ 60 दिन तक की ग़िज़ा मौजूद है। नोबेल अमन इनाम जीतने वाले इदारे इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर के मेंबर इरा हेल्फेंड ने ये अंदाज़ा लगाया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बाद कुर्रे ज़मीन पर 1 से 2 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर के बाद ज़मीन पर दर्जा हरारत कम होकर आइस एज की हालत में चला जाएगा। ये अंदाज़ा भी लगाया गया है कि कुर्रे ज़मीन की 90% आबादी भूख से मर जाएगी और तहजीब तबाह हो जाएगी। कोई भी महफूज नहीं रहेगा। वो मुल्क भी नहीं जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो मुल्क भी नहीं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया होगा, और जहाँ ये धमाके हुए होंगे उससे दूसरी तरफ ज़मीन पर मौजूद मुल्क भी नहीं। इससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। No one would be safe. ये हैं ब्रायन टून, जिनका बाकायदा तौर पर 35 साल का जौहरी हथियारों के हवाले से रिसर्च का तजर्बा है। टेड टॉक में बात कर रहे हैं जहां दुनिया भर की मारूफ शख्सियात बात करती हैं। ये होंगे जंग के नताइज, मिलेगा कुछ भी नहीं। हम बार बार अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, आज फिर आपके सामने रखते हैं कि जंग कोई ऑप्शन नहीं है। जंग कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। अगर मसला है तो वो बातचीत से ही हल होगा और कोई हल नहीं है, और ना ही कोई ऑप्शन है। जंग सिफारतकारी की नाकामी है, जंग क़यादत की नाअहली की निशानी है, क्योंकि जंग तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। दुनिया की तारीख यही कहती है, खुद पाकिस्तान और भारत की तारीख भी यही बताती है। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, 1965, 1948, 1971 और फिर कारगिल की जंग। इन जंगों में दोनों ममालिक के सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों मुतासिर हुए, अरबों रुपए लगा दिए गए। दोनों ने ही अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए, मगर मिला क्या? नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान और भारत की तारीख तो महदूद है, दुनिया की तारीख ऐसी मिसालों से भरी हुई है कि जब भी जंग हुई तो उसके असरात से कोई महफूज नहीं रहा। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इस कौम से खिताब में इन्हीं तबाहकुन जंगों का हवाला देते हुए जंग के बजाय अमन का पैगाम दिया। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफ़गानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं, जंगें मसाइल का हल नहीं हुआ करती, यही पैगाम वो दे रहे हैं। देखते हैं कि नरेंद्र मोदी इस अमन के पैगाम का क्या जवाब देते हैं। जंगों के हवाले से हम ये हक़ाइक़ आपके सामने पहले भी पेश कर चुके हैं, बता चुके हैं कि जंगों में क्या होता है। शुरू हो जाती है, ख़त्म नहीं हो पाती। पहली आलमी जंग के मौके पर क्या हुआ था, वज़ीर आज़म ने बताया। एक कत्ल के बाद उठने वाले तनाज़े ने पहली आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर ली थी, और फिर पहली जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ तो 28 जून 1914 को, मगर ये जंग ख़त्म हुई 11 नवंबर 1918 को। इसे जदीद तारीख की तबाहकुन तरीन लड़ाई समझा जाता है, क्योंकि इस जंग में 1 करोड़ फौजी मारे गए, इससे दुगनी तादाद में जख्मी हो गए। जंग में 50 लाख आम शहरी भी मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। मजबूरी तौर पर पहली आलमी जंग पर तकरीबन
300 अरब डॉलर खर्च हुए, मईशतें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मगर दुनिया ने पहली आलमी जंग से भी कुछ नहीं सीखा। और कुछ ही अरसे बाद सितंबर 1939 में दुनिया एक और जंग की तरफ चली गई और फिर दूसरी जंग अजीम से 40 ममालिक मुतासर हुए। तकरीबन 5 करोड़ लोग इस जंग का निशाना बने और इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए। इस जंग का सबसे बड़ा जुल्म एटमी हमला साबित हुआ। जापान के शहर 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी के पर एटमी हमले में तकरीबन 2.5 लाख अफराद मारे गए। जापान अब तक इसके असरात से बाहर नहीं निकल सका, मगर अमेरिका ने इस एटमी हमले का जवाब ये इख्तियार किया कि अगर ये हमला ना होता तो जंग ना रुकती, मजीद तबाही आती। यानी जंग रोकने के लिए एटमी हथियार इस्तेमाल हुए। पाक भारत दोनों ही एटमी ताकत रखते हैं और ये दोनों ममालिक आपस में लड़ पड़ते हैं तो किस कदर तबाही आएगी हमने आपको तफसील से दिखाया है कि दुनिया की 90% आबादी इससे मुतासिर होगी। सिर्फ ये दो ममालिक मुतासिर नहीं होंगे और इस 2 ममालिक में तकरीबन दुनिया के 25% लोग बसते हैं, मगर 90% लोग मुतासिर होंगे और जो तकरीबन 2 आलमी जंग में नहीं हुआ। 2 आलमी जंगें हो गई हैं, उनसे क्या मिला, नतीजा क्या निकला। यूरोपीय ममालिक जो आपस में लड़ते रहे वो अब यूरोपीय यूनियन में इत्तेहादी हैं, उनमें अब भी इख्तलाफात हैं मगर वो सियासी तौर पर बैठकर मसाइल हल करते हैं। ईरान और इराक भी एक ज़माने तक आपस में लड़ते रहे। इन दोनों पड़ोसी ममालिक में कई साल तवील जंग रही और अब तकरीबन सरहदी कशीदगी पर 1980 में बाकायदा जंग छिड़ गई और ये जंग जैसे जैसे तवील होती गई दोनों तरफ से शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया। जुलाई 1988 में जंगबंदी का ऐलान हुआ। 7 साल 11 माह ये जंग जारी रही और फिर तकरीबन इस जंग में 5 से 15 लाख अफराद मारे गए। दोनों ममालिक अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। ना सद्दाम हुसैन खुमैनी को इक़्तिदार से हटा सके, ना खुमैनी सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से हटा सके। मिला क्या नतीजा निकला? बाद में बातचीत करना पड़ी, मुज़ाकरात हुए। इसी तरह फ्रांस और जर्मनी में कई जंगें हुई। सालों तक ये दोनों पड़ोसी ममालिक आपस में लड़ते रहे, मगर फिर क्या नतीजा निकला? अब दोनों ममालिक दोस्त हैं। यूरोपीय यूनियन में जो ममालिक हैं वो लड़ते रहे, मगर बाद में क्या हुआ? अमेरिका वियतनाम पर कब्जे की कोशिश में तकरीबन 40 लाख अफराद मारे गए, उसके अपने फौजी मारे गए। वियतनाम के जंगलों में जंगजुओं को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने खतरनाक केमिकल एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया, जिसने खड़ी फसलें तबाह कर दी, हरे भरे दरख्त तबाह हो गए। और अमेरिका ने वियतनाम के जंगजुओं को काबू करने के लिए जो एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? अमेरिका को वियतनाम से नाकाम लौटना पड़ा और फिर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने वियतनाम का दौरा किया। 11 सितंबर को हमलों के बाद 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ हुआ। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, लेकिन आज 17 साल बाद इस तवील जंग के खात्मे के लिए बिलाखिर अमेरिका और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान भी हुआ। 25 जून 1950 को रूस के ज़ेर असर शुमाली कोरिया ने अमेरिका के ज़ेर असर जनूबी कोरिया पर हमला किया। जुलाई 1953 में ये खूनी लड़ाई खत्म हुई, लेकिन ना सिर्फ 5 लाख इंसानों की जान ले ली, बल्कि 2 मुल्कों में ऐसी खलीज डाल दी जो 60 साल बाद भी खत्म नहीं हो सकी। इस दौरान जंगबंदी तो हो गई, लेकिन दोनों मुल्कों में नफरत बरकरार रही। सर जंग का सबसे बड़ा निशाना ये दोनों ममालिक बने। शुमाली और जनूबी कोरिया गुज़िश्ता 6 दहाइयों से हालत जंग में रहे। शुमाली कोरिया अमेरिका का मुखालिफ कैंप में रहा, और मगर अब क्या हो रहा है? अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के सरबराह से मिल रहे हैं। एक मुलाकात हो चुकी, दूसरी मुलाकात होने जा रही है, फिर अमन की बात हो रही है, फिर टेबल टॉक की बात हो रही है, और वही कुछ करना पड़ रहा है जो आज से पहले अमन लाने के लिए मुज़ाकरात। तो अब नरेंद्र मोदी को फैसला करना है पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत की तरफ से, और आज फिर अपोजिशन जमातों की तरफ से भी यही पैगाम है कि अमन हो, जंग की तरफ मामला ना जाएं। मगर क्या जंग का खतरा मौजूद है, इस पर एक और ज़रा तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जंग का खतरा मौजूद है या टल गया? एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं? भारत ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और साथ अमन का पैगाम दिया है। आपको लगता है जनूनियत में इस वक्त खतरा जो नरेंद्र मोदी के सर पर सवार है, इलेक्शन होने हैं, जंग का खतरा मौजूद है या टल गया? अभी इस स्टेज पे कोई चीज़ किसी सर्टेनिटी के साथ कही नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे अभी तक वहाँ पे ये जंग का एक किस्म का जुनून चढ़ा हुआ है। जब तक वहाँ पे मोदी साहब हैं और ये इलेक्शन का मौसम रहेगा, तब तक वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह की चीज़ें गुजरात में की है और अभी कश्मीर में जो करते आ रहे हैं, और बाकी सारे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के साथ, जो कश्मीरीज़ के साथ और बाकी जो माइनॉरिटीज़ आप क्या समझते हैं कि खतरा फिर किस किस्म का मौजूद है? पहला तो एयरफोर्स टू एयरफोर्स मामला हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक और डिफेंस नजर आया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स है। किस हद तक जा सकते हैं? क्या ट्रूप्स ऑन ग्राउंड या कोई और, क्या किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है जिसके लिए तैयार रहना चाहिए खुदा न खास्ता? ये कुछ भी मेरी नज़र में कर सकते हैं।
क्योंकि जैसे पुलवामा का अटैक किया, जिसके जितने भी शहादतें हैं वो सब उनकी तरफ खुद पॉइंट कर रही हैं कि ये होम ग्राउंड, होम प्लान्ड, होम डन सारा एक इंसिडेंट था। और ये क्योंकि अब इतना प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि आप कुछ न कुछ सबूत दीजिएगा दुनिया को, और पाकिस्तान ख़ास कर मांग रहा था। जिस तरह के इस वक्त उनका माहौल है, वो कुछ और भी कर सकते हैं कि पिछले 9 दिनों में उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दे सके कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कोई चीज़, क्योंकि प्रेशर बढ़ता गया था उनके पास कि वो बताएं कि क्या कहाँ है आपके सबूत। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन शेख साहब, एयर मार्शल रिटायर हमारे साथ मौजूद थे। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, उनका ये कहना था। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत की तरफ से जो उनका पैगाम दिया गया है, नरेंद्र मोदी उस पर ध्यान दें और मामलात बेहतर हों और अमन रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।